अभी हमारा टॉपिक पिछले वीडियो में हमने आदेश की एकता का सिद्धांत के साथ साथ निदेश की एकता का सिद्धांत तक का हमने कवर किया था। और वहाँ ये समझना था कि ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु एक जैसे हैं नहीं, दोनों में बहुत सारा अंतर है। उसे हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अभी हमारा टॉपिक है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के समर्पण का सिद्धांत। इसमें प्रत्येक शब्द का अपना मतलब है। ये सिद्धांत क्या है कि सामूहिक हित का मतलब यह है कि संपूर्ण संगठन का लाभ, और व्यक्तिगत हित का मतलब यह है क्या जो व्यक्ति या कर्मचारी काम कर रहा है उसका अपना फायदा। जब कोई व्यक्ति कहीं पर काम करता है तो उसका अपना हित या लाभ यह होता है कि उसका वेतन में वृद्धि हो जाए, उसे अलग से कंपनसेशन मिले, उसे अलग से अलाउंसेज मिले। ये सारा चीज़ उसके व्यक्तिगत हितों में के अंतर्गत आता है। जबकि सामूहिक हित का आशय संपूर्ण संगठन के लाभ से है। तो इस सिद्धांत के द्वारा फ्योल यह कहना चाहते हैं कि यदि प्रबंधक, इट मीन्स मैनेजर, कि प्रबंधक के सामने वैसा कोई स्थिति आ जाए जिसमें संपूर्ण संगठन के लाभ का कोई एक स्थिति हो और दूसरा स्थिति ऐसा हो जिसमें उसका व्यक्तिगत अपना लाभ होता हो, तो उसे अपना व्यक्तिगत लाभ को यानी व्यक्तिगत हित को छोड़ देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए, ताकि संपूर्ण संगठन का लाभ निकल सके। इसे उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि यदि प्रबंधक को कहीं से कच्चा माल क्रय करना है और मार्केट में प्रबंधक का खुद का संतान भी कच्चा माल का सप्लायर है जो कि अन्य से थोड़ा सा महंगा बेच रहा है, तो यहाँ पर प्रबंधक के अपने हाथ में है कि वह जो सस्ता बेच रहा है उससे क्रय करे अथवा अपने संतान से क्रय करे जो थोड़ा सा महंगा बेच रहा है। यदि वह अपने संतान से क्रय करता है तो वह कुछ अतिरिक्त लाभ अर्न करने का मौका अपने संतान को दे रहा है और अल्टीमेटली संतान के माध्यम से वह लाभ उसके घर में पहुंचेगा। तो यह एक प्रकार से व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत आता है, जबकि प्रबंधक को उस व्यक्ति से या संगठन से क्रय करना चाहिए था जो सबों के तुलना में सबसे सस्ता में दे रहा हो। तो यही यह सिद्धांत यह है क्या कि जहाँ पर प्रबंधक को ऐसा दिखता हो कि कुछ व्यक्तिगत लाभ होने वाला है और उसके दूसरे तरफ में कोई ऐसा निर्णय हो जिससे कि उसको अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं भी मिलता हो परंतु संपूर्ण संगठन के लिए वह लाभकारी हो, तो उसे वही निर्णय लेना चाहिए जिससे कि संपूर्ण संगठन का लाभ निहित हो। यही इस सिद्धांत का आशय है। अब इसमें अगला सिद्धांत यह है कि कर्मचारियों को प्रतिफल, यानी कि इसे कहते उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत या कर्मचारियों के प्रतिफल का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है
कि यदि कर्मचारियों से काम करवाया गया हो तो उस काम के रूप में, उस काम को पूरा करने के रूप में उसे उचित प्रतिफल मिलना चाहिए, कंसिडरेशन बढ़िया होना चाहिए, उसे उपयुक्त क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन मिलना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने 8 घंटा काम किया हो तो उसने अपना 8 घंटा की क्षति किया और उस 8 घंटा के बदले में उसे उपयुक्त क्षतिपूर्ति यानी कि मजदूरी मिलना चाहिए। उससे जुड़ा कोई अन्य भी कंपनसेशन की आवश्यकता हो तो उसे वह कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। यही इस सिद्धांत का आशय है। यानी कि यह सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारियों के मेहनत के बदले में उसे उचित पारिश्रमिक देना चाहिए और उससे जुड़ा हुआ अन्य उसके खर्च या उसके क्षतिपूर्ति के लिए एक उपयुक्त नियोजन होना चाहिए। अगला सिद्धांत है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने से पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि केंद्रीयकरण किसे कहते हैं या तथा विकेंद्रीयकरण किसे कहते हैं। केंद्रीयकरण का आशय अधिकार और शक्तियों को कुछ ही लोगों के हाथों में रखना है, कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित कर देना है, जबकि विकेंद्रीयकरण का आशय अधिकार और शक्तियों को अधिक से अधिक लोगों के बीच में विभाजित कर देना है। वहाँ तक विभाजित करना है जहाँ तक कि उपयुक्त हो, जैसे उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। केंद्रीयकरण छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया होता है, जबकि विकेंद्रीयकरण बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया होता है। हम जब डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति शासन के बारे में समझते हैं तो वहाँ यह समझना होता है कि राष्ट्रपति शासन केंद्रीयकरण है, जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इन सबों को इन्वॉल्व कर देना विकेंद्रीयकरण है। यह इन दोनों शब्दों का अर्थ है। अब यहाँ यह समझना है कि इस सिद्धांत के द्वारा हेनरी फयोल क्या कहना चाहते हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा हेनरी फयोल यह कहना चाहते हैं कि संगठन में बड़े बड़े कार्यों, बड़े बड़े निर्णयों के लिए केंद्रीयकरण कर देना चाहिए, जबकि सामान्य गतिविधियों के लिए या दैनिक गतिविधियों के लिए विकेंद्रीयकरण कर देना अधिक उपयोगी होता है। यानी कि केंद्रीयकरण छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया होता है, जबकि विकेंद्रीयकरण बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए अधिक लाभकारी होता है।